अच्छा, तो क्या बात कर रहे थे हम लोग पीछे? कंसोलिडेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन की। ठीक, और नेक्स्ट जो है ये जो हमने इक्वेशन जो लिखा है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, तो ये तरजागी ने दिया है डेल यू अपॉन डेल टी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, दिस वन, दिस फॉर्मूला। ठीक, और जो इस इक्वेशन का जो रिजल्ट है, ठीक है, सॉल्यूशन जो हम लोग निकालते हैं वो फोरियर सीरीज से निकालते हैं। फोरियर सीरीज होता है एक मैथमेटिक्स में, उससे निकालते हैं। तो आपने बस एक लाइन नोट में याद रख लेना, फॉर सॉल्यूशन ऑफ तरजागीज 1D consolidation equation, a rigorous mathematical solution, of differential equation in terms of Fourier series expansion is required. ठीक है, तो underline this Fourier series expansion. That's it. ठीक है, और तरजागी ने ये जो सब हमें बातें समझाई थी, ठीक है, कि लोड एट टाइम टी इक्वल टू 0 पे सबसे पहले सॉलिड उठाता है, ठीक है, सॉलिड ने वाटर उठाता है, उसके बाद आस्ते आस्ते पानी बाहर निकलता है, तो सॉलिड्स को वो लोड को क्या करता है, ट्रांसफर करता रहता है। तो सॉइल, ये जो तरजागी ने हमें ये बातें समझाई थी, ये हमें एक पिस्टन मॉडल समझाई थी, ठीक है, उसमें क्या रखा था उसने, इस तरह से कंटेनर था, और कंटेनर्स के अंदर उसने यूज किए थे स्प्रिंग्स और परफोरेटेड शीट्स, इस तरह से स्प्रिंग लगे हैं, और यहाँ क्या है, प्लेट्स में परफोरेशंस हैं। परफोरेशंस किस लिए दिए, ताकि प्लेट में से पानी बाहर निकल सके, ठीक है, और इसमें डिफरेंट लेवल्स पर इस तरह से पीजोमीटर लगा दिए। एक ऊपर वाला मिटा दूं, जी सर। ठीक है, अब इस तरह से पानी है तो ऐसा लोड लगा दिए। ठीक, लोड लगाने से पहले आप लोग बताओ कि पानी का लेवल कहाँ पे होगा, पीजोमीटर के अंदर, बिफोर लोडिंग, जहां पे वाटर टेबल का लेवल है ना, स्टैटिक कंडीशन में पानी यहाँ पे आपका होगा। ठीक, बट आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लोड, जैसे ही लोड लगे, सारा का सारा पानी क्या हो गया, सारा का सारा पानी किस में आ गया, प्रेशर में आ गया। एट टाइम टी इक्वल टू 0 पर जो भी चेंज इन टोटल स्ट्रेस है दैट इज टेकन बाय द पोर वाटर प्रेशर। ठीक है, तो सारा पानी आपका लेवल राइज हो गया। मैं यहाँ इस तरह से बताता हूँ कि ऐसे राइज हो गया पानी तीनों पीजोमीटर पर। अब क्या है, अब सॉइल के पानी को बाहर निकलना है, क्योंकि सॉइल का एडजस्टमेंट तो होना है ना, सॉलिड्स पास पास में आने हैं। तो इसमें क्या है, ये जो स्प्रिंग है ना, आपके ये जो स्प्रिंग बन रखे हैं, ये आपके सॉइल सॉलिड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सॉइल सॉलिड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो जैसे ही पानी परफोरेशंस में बाहर निकलेगा, परफोरेशंस क्या हो जाएंगी, वॉइड्स सॉइल के अंदर, परफोरेशंस आर वॉइड्स इन सॉइल। और पानी तो पानी, पानी मतलब पोर वाटर, यहाँ का पानी इक्वल टू पोर वाटर। तो अब क्या है, यू ई एक्स्टेब्लिश हो गया, लोड लगा तो यू एक्सेस बन गया,
तो यूएचएस को अब क्या होना है, बाहर निकलना है। तो बाहर जब निकलेगा तो एक बात देखना, ये कंटेनर है, इसका ड्रेनेज फेस कहाँ है, पानी कहाँ से बाहर निकल सकता है, पानी इस लेवल से बाहर निकल सकता है, इस साइड से, ऊपर से, ठीक है ना। बाकी तो क्या है, बंद है पूरा डब्बा, ठीक है। इसी तरह से इस बात को रिलेट करो, आपकी सॉइल भी ऐसी मानी गई है कि जो भी पानी निकलना है वर्टिकल डायरेक्शन से निकलना है, नीचे से। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो अजम्पशन है ना कि पानी जो भी निकलेगा वो वन डायरेक्शन में निकलेगा। इस केस में क्या है, पानी को कंटेन करके रखा है पूरे कंटेनर के अंदर, तो पानी जो निकलेगा वो यहां से स्पिल होना, ऊपर की तरफ स्पिल होगा, ठीक है। तो सबसे पास में कहाँ कहाँ का पानी है, सबसे जल्दी कौन सा पानी निकलेगा, जो ऊपर होगा, ऊपर वाला। ठीक है। इसको बोलते हैं ड्रेनेज पाथ, सॉइल के अंदर आगे डिफाइन करेंगे। सबसे कम ड्रेनेज पाथ किसका है, मतलब किसको सबसे कम रास्ता तय करना है, ऊपर वाले पानी को, सबसे बाद में किसको करना है, नीचे वाले को, ठीक है। तो इस तरह से आफ्टर सम टाइम जब पानी बाहर निकलना शुरू होता है, तो जो स्टार्टिंग में पीजोमीटर लगा है इसमें लेवल क्या है, ज्यादा गिर जाएगा, क्योंकि पानी जहां पर ज्यादा निकल गया होगा, ऊपर वाले में थोड़ा इससे कम, और उससे नीचे वाले में थोड़ा उससे कम, ठीक है। इस लाइन को जब ज्वाइन करें, ठीक है, ये लाइन जब ज्वाइन होती है, इस लाइन को कहते हैं आइसोक्रोम। ठीक है, फिगर बना लो। स्प्रिंग पिस्टन मॉडल में स्प्रिंग क्या है आपका, सॉइल सॉलिड्स, ठीक है। परफोरेशंस क्या है, वॉइड्स ऑफ सॉइल, वॉइड्स ऑफ सॉइल, ठीक है। वाटर सराउंडिंग स्प्रिंग्स, पोर वाटर। यस एग्जैक्टली, इट इज योर पोर वाटर। पूरा का पूरा वेसल क्या है, सॉइल। सॉइल है, हमारा सॉइल है, ठीक है। और जितना प्रेशर स्प्रिंग ने उठाया, अब क्या है, पानी जब बाहर निकल रहा है इस तरह से, ठीक है, तो स्प्रिंग आपका क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा। स्प्रिंग क्या हो जाएंगे, सभी के स्प्रिंग क्या होंगे, आस्ते आस्ते कंप्रेस होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मतलब जो स्प्रिंग के अंदर प्रेशर है, जो स्ट्रेस स्प्रिंग के अंदर, उसी को हम क्या कहेंगे, सॉइल के अंदर इफेक्टिव स्ट्रेस। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये जो कंपैरिजन है पिस्टन स्प्रिंग मॉडल का और आपके सॉइल का, ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है क्या, बन सकता है, समझ लेना, पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा इस पे, ठीक। इसकी हेल्प से आपको उसने बताया है, समझाई है पूरी वन डे कंसोलेशन सॉरी। थोड़ा ऊपर, ठीक है। तो आइसोक्रोम्स का डेफिनेशन लिखेंगे, आइसोक्रोम, ठीक है। द प्रोग्रेस ऑफ कंसोलिडेशन can be shown by plotting a series of curves of UE, UE मतलब axis for water pressure against
z for different values of t for different values of time. ठीक है, such curves को हम क्या कहते हैं? Such curves are called as isotropes. Such curves are called isotropes. Done. आकाश है क्लास में? आकाश, यस सर। 9:30 जाना है? 9:45 चल जाएंगे सर। 10 मिनट ही लगते हैं जाने में, 15 मिनट। चलो ठीक है। और तो नहीं कि जिसने जल्दी फ्री होना है? सर 10 मिनट लगते हैं सर जाने में। नहीं नहीं, आपको छोड़ के कोई और तो नहीं जिसको जल्दी जाना है कहीं पे? सर सिर्फ 10 मिनट वहां पहुंचना है, पहुंच के वहां पे फिर दोबारा अटेंड कर सकता हूँ मैं क्लास। तो 10 मिनट का बाद में देख लेना आप, या उस 10 मिनट में ब्रेक कर लेंगे। तो उसके बाद दोबारा कंटिन्यू करेंगे। नहीं आज तो नहीं हो पाएगा, पर जिस दिन सपोज करो मेरे पास टाइम होगा मॉर्निंग हाँ में, तो तो सर हाँ, हम तो लंबी सिर्फ क्लास 10, कर सकते हैं फिर। बिल्कुल। आप सिर्फ 10 ठीक है, मिनट के लिए ब्रेक दे देना मेरे को, बायोमेट्रिक में अटेंडेंस लगानी है। और बाकी लोग नहीं सर 10 बजे से ज्यादा आ नहीं हो सकता ना बाकी सर फ्री है। अच्छा नहीं है, बाकी वालों के लिए प्रॉब्लम, अगर मतलब कि कॉमन निकलता है कोई सोल्यूशन तो मैं बात कर रहा हूँ, अगर किसी एक को भी प्रॉब्लम होगी तो नहीं करेंगे ऐसा, ठीक है? सर जिसे पर ये है छुट्टी होगी ना उस कि दिन, छुट्टी वाले दिन कर लेंगे लंबी सर। हाँ, छुट्टी वाले दिन लंबी कर सकते हैं। जैसे और होली है अपना संडे, हाँ, होली वाले दिन आप होली नहीं खेलने दोगे मुझे, है ना? चलो ठीक हम है। नहीं खेलते, सर गवर्नमेंट ने ऐसे भी बैन कर दिया सर। होली बैन की है? होली नहीं सेलिब्रेट सर सब कुछ बैन है। सेलिब्रेट नहीं करना सर होली। कोविड वाले अच्छा चक्कर में। अच्छा, सेलिब्रेट नहीं करना है, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। और 10 बजे वाले किसको प्रॉब्लम है, अपना नाम बताओ। सर अभी तो नहीं, लेकिन सर कुछ दिन के बाद, नेक्स्ट वीक से मुश्किल हो अच्छा, जाए। कुछ दिन के बाद है ना? आज तो नहीं है ना किसी को और? नो सर, सर वही थोड़ी देर की ब्रेक चाहिए होगी, फिर पहुंचने के बाद फिर से कंटिन्यू। हाँ अच्छा, चलो ठीक है, देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है डेफिनेशन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। मैं सोच रहा हूँ इसको खत्म ही कर देंगे आज तो, कंसोलिडेशन को। सर 10-15 मिनट ब्रेक ले लेना आप, 9:45 से लेकर 10 बजे तक। बस फिर जब कोई वहां बात पे नहीं, पहुंच गए उसके बाद हम पढ़ते रहेंगे, उधर कोई नहीं पूछता। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है। तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को कैसे समझते हैं, इसको पहले देखें, इसको डिनोट करते हैं परसेंटेज के साथ, ठीक है? तो यू परसेंट भी ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल यू के साथ इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है? तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि अभी कंसोलिडेशन कितना हुआ है। लेट्स से आपको टोटल सेटलमेंट मिलता है डेल्टा एच, उसी का तो फॉर्मूला निकाला था हम लोगों ने, 5 फॉर्मूले जो पढ़े थे डेल्टा एच, वो मैग्नीट्यूड वाइज है। टोटल सेटलमेंट आपका होना है सॉइल के अंदर सपोज करो 10 mm, और अभी हुआ है 2 mm, तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कितना होगा कि अभी कितना हुआ, 2/10 इंटू 100। समझ गए बात को? तो इसमें 3 अलग अलग केसेस बनते हैं। ये एक केस की बात की जब आपको क्वेश्चन के अंदर बोला होगा कि अभी इतना सेटलमेंट हो गया, ठीक है? तो पहले डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को डिफाइन करना हो तो हम ऐसा लिखेंगे, इट इज द फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है किसका, अल्टीमेट कंसोलिडेशन का। तो अल्टीमेट कंसोलिडेशन क्या, आपका डेल्टा एच जो आप फॉर्मूले से निकालते हैं, इस फाइल के अंदर अल्टीमेट इतना होना है, ठीक है? तो लिखते हैं इधर उसका डेफिनेशन, इट इज fraction of ultimate consolidation which is completed at any stage of time during consolidation.
ड्यूरिंग कंसोलिडेशन। ठीक है, मतलब कि कितना परसेंटेज कंसोलिडेशन हो चुका है, आसान शब्दों में कितना परसेंटेज कंसोलिडेशन अभी तक हो चुका है, उसी को हम कहते हैं डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। तो पहला केस बनेगा केस 1, when settlement at any time when settlement at any time t is known। ठीक है, एक आपका अगर स्मॉल डेल्टा एच और एक अगर कैपिटल डेल्टा एच, तो कैपिटल डेल्टा एच को क्या लिखूं मैं, अल्टीमेट सेटलमेंट, और स्मॉल डेल्टा एच को लिखूंगा सेटलमेंट एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी। इतना सेटलमेंट हो चुका है। ठीक है, तो परसेंटेज आपका आ गया कंसोलिडेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन कैपिटल डेल्टा एच इंटू 100। नोट करें। नेक्स्ट केस, केस 2 हो गए नोट ये। Yes, sir. excess pore water pressure is known। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको बताया हो या आपको पता हो कि एक्सेस पोर वाटर प्रेशर अभी कितना है, कितना बचा हुआ है, ठीक है, तो परसेंटेज किस तरह से करेंगे, परसेंटेज कंसोलिडेशन इज इक्वल टू यू इनिशियल, मतलब शुरुआत में कितना था, ठीक है, माइनस यू अपॉन यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इनटू 100। ये जब आपका लोड लगा उस वक्त आपका पोर वाटर प्रेशर क्या सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, स्टार्टिंग में जब लोड लगने के बाद टाइम टी इक्वल टू 0 पर यू इनिशियल सबसे ज्यादा होगा, और यू क्या बचा है, ठीक है, तो ये कुछ टाइम के बाद इतना बचा है यू, अब कुछ डिसिपेट हो गया तो ये वैल्यू कम है, नीचे आपका आ गया यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। आपको पता है कंसोलिडेशन कब स्टॉप होती है, जब एक्सेस पोर वाटर प्रेशर कितना हो जाता है, 0। तो यहाँ समझने की बात ये है, यू आई आप लोगे इनिशियल पोर वाटर प्रेशर नहीं लिखता हूं मैं इसको, मैं लिखता हूं इनिशियल एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, जो कि लोड लगने पे लगा है, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, यू आएगा एक्सेस पोर वाटर प्रेशर एट एनी टाइम टी, और यूएफ आपका कितना आ गया, फाइनल एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, और यूएफ कितना हो जाएगा हमारा 0। तो फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा, परसेंटेज यू इज इक्वल टू यू आई माइनस यू बार यू अपॉन यू आई इंटू 100। क्लियर है, लिख लें सेकंड फॉर्मूला।
डन। अच्छा थर्ड केस, जब आपको वॉइड रेशियो पता हो, व्हेन वॉइड रेशियो एट एनी टाइम t is known। ठीक है, सबसे ज्यादा वॉइड रेशियो कब होता है? इनिशियल स्टेज में, है ना, कंसोलिडेशन शुरू होने से पहले। जिस टाइम कंसोलिडेशन शुरू हो रहा है उसका हम ले लेंगे ई नॉट। ठीक है, परसेंटेज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इक्वल टू ई नॉट माइनस ई अपॉन ई नॉट माइनस ई 100 इंटू 100। ये ई 100 क्यों लिखा है मैंने? व्हाट इज ई 100 हियर? ई 100 का खत्म मतलब होने ये के है बाद प्राइमरी कंसोलिडेशन के खत्म होने के बाद। ठीक है, प्राइमरी कंसोलिडेशन खत्म होने के बाद जो वॉइड रेशियो बचेगा दैट इज ई 100। yes, ई नॉट आपका आ गया इनिशियल वॉइड रेशियो, ई आपका आ गया वॉइड रेशियो एट एनी टाइम। जिस टाइम के लिए हम लोग डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन निकाल रहे हैं उस टाइम पर कितना है, और ई 100 आपका है वॉइड रेशियो एट एंड ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन, एट द एंड ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन। ठीक है, डन। यस सर। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक है। ठीक है, आप लोगों के लिए चाय वगैरह पीनी किसी ने पी लो, मैं चाय पीने लगा हूँ, आप भी पी लो। ठीक है, 5 मिनट्स ब्रेक, 5 मिनट बाद मिलते हैं 8:46 पे। ठीक है फोटो दिखा दें? सर, कुछ ज्यादा नहीं पड़ा सर अभी। मतलब हाँ फोटो फोटो उसको दिखाना है, बस उनको पता चलेगा नहीं जी इतना पड़ा हुआ है। टाइम फैक्ट्री पड़ा। हाँ कुछ क्या फॉर्मूला ही लिखा है अभी तक। ठीक है, ये ऊपर सर वो टाइम फैक्टर वाला दिखा दो। टाइम फैक्टर हमने पढ़ लिया, सीवीटी अपॉन डी स्क्वायर। डी यहाँ पर क्या है, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट ड्रेनेज पाथ। टी आपका टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंसोलिडेशन, सीवी कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन का वैल्यू क्या है, याद रखेंगे के अपॉन ये अपॉन एमवी एम वी गामा गामा डब्ल्यू। डब्ल्यू। अब ये याद हो जाना चाहिए। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन एक्सप्रेशन में बन जाता है एग्जाम में। ठीक है, ध्यान रखना। और सीवी आपका किसको कंट्रोल करता है? सीवी गिव्स योर रिप्रेजेंट्स योर टाइम रेट ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, मैग्नीट्यूड नहीं बताएगा सीवी, ओनली गिव्स अबाउट टाइम रेट ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, बाकी नीचे का सॉइल डबल ड्रेनेज का आ गया, ऊपर का सॉइल राइट वाला सॉइल आपका सिंगल ड्रेनेज का आ गया। अब देखो बात चल रही थी लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट ड्रेनेज पाथ की। अब समझो बात को, सॉइल बी को देखें पहले। तो ये वाला जो यहाँ पे पार्टिकल, ये वाला जो यहाँ पर सॉइल होगा, पानी होगा, ये तो बड़ी जल्दी निकलेगा। इसके लिए ड्रेनेज पाथ कितना है? सिर्फ इतना। सबसे लंबा ड्रेनेज पाथ किसके, किस सैंपल के लिए, किस पानी के लिए, जो यहाँ पर है। और उसको पूरा कितना ट्रेवल करना है, उसको पूरा का पूरा ट्रेवल करना है। हाँ लेट अस से इस सॉइल का डेप्थ जो है वो h0 है, थिकनेस h0 है पूरा। तो इस केस में d कितना हो जाएगा, मतलब यही लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट ड्रेनेज डिवाइड बाय 2 h0 हो जाएगा, h0 हो जाएगा। अरे भाई साहब, b के लिए लिख रहा हूँ अभी। लेफ्ट। अच्छा बी के लिए लेफ्ट के लिए कितना हो जाएगा? अब देखो लेफ्ट में क्या है कि सेंटर से इधर वाला तो यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ वाला यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ वाला भी यहाँ से निकलेगा, यहाँ वाला भी यहाँ से निकलेगा। सबसे लंबा रास्ता किसको पड़ेगा? जो सेंटर पे आपका पानी लोकेटेड होगा। उसके लिए कितना होगा? d इक्वल टू एच नॉट बाई d इक्वल टू एच नॉट बाई 2। क्या समझ आया? यस ठीक है, और यही d आपने उस एक्सप्रेशन में यूज करना है, CBT अपॉन डी स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे h0 क्या है? h0 इज द थिकनेस ऑफ सॉइल। थिकनेस ऑफ सॉइल। डन, नोट करें इसको।
से दिखा सकते हैं। डन। यस नोट में लिखेंगे यहाँ पर टीवी यानी कि टाइम फैक्टर is a function of degree of consolidation. Degree of consolidation. जो हम टाइम निकालने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली जो टाइम फैक्टर यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं फॉर्मूले से, वो टाइम फैक्टर क्या है? बेसिकली फंक्शन किसका है? डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का। तो मतलब डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के साथ इसके कुछ रिलेशंस हैं, वो हमने पढ़ने हैं। तो फर्स्ट रिलेशन जो टीवी का आएगा विद डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, दैट इज फॉर u लेस देन इक्वल टू 60%। मतलब डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कितना है? 60% या 60% से कम। ठीक है, उसके लिए जो टीवी का फॉर्मूला बनेगा पाई बाई 4 u का स्क्वायर। और यहाँ पे जो अभी u पुट करोगे वो फ्रैक्शन में पुट करोगे। फ्रैक्शन में पुट करने का मतलब ये है कि एग्जाम में अगर आपको बोला कि 60% है, तो आप यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर u कितना पुट करोगे? u इक्वल टू 0.60। ठीक है, और जो दूसरा एक्सप्रेशन है हमारा, दैट इज फॉर u ग्रेटर देन 60%। फॉर्मूला इसका भी याद रखना है, सेकंड वाले का भी। tv इक्वल टू 1.781 माइनस 0.933 log 10 100 माइनस u परसेंटेज। तो इस फॉर्मूले में देखो u किस में रखा जाएगा? परसेंटेज में रखा जाएगा, इन परसेंटेज नॉट इन फ्रैक्शन। तो यहां मत फ्रैक्शन में रख देना। 100 माइनस 0.60 करते रहोगे, फिर 100 माइनस 60, 100 माइनस ग्रेटर देन 60 मतलब 70% रखेंगे, 80% रखेंगे, जितना भी है। दोनों फॉर्मूला नहीं भूलने हैं, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, कुछ वैल्यूज तो मैं आपको यहीं पे याद करा दूंगा। कुछ u की वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग हम tv का वैल्यू याद रख लेंगे। ठीक है, ये नोट हो गया। यस सर। नीचे मैं कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज लिखा देता हूँ, फ्यू इंपॉर्टेंट वैल्यूज ऑफ tv for different degree of consolidation, for different degree of consolidation. अगर u का वैल्यू 0 है तो tv का वैल्यू 0 होगा। इफ वैल्यू ऑफ u इक्वल टू 50 डिग्री 50%, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? पहले वाला। तो u कितना पुट करोगे? 0.50। चाहे पुट करके देख लेना, आंसर विल बी 0.197। 60% के लिए द आंसर विल बी 0.287 एंड 90% के लिए 0.848। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेंगे आपसे कि 90% कंसोलिडेशन हो गया, बताओ टीवी कितना है। ठीक, एक बात को और समझेंगे। ठीक, एक बात को और समझेंगे कि ये जो वैल्यू है, इससे बड़ा वैल्यू होगा तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कितना होगा? 60% से ऊपर। अगर इससे छोटा वैल्यू होगा तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन किससे कितना होगा? 60% से नीचे। 60% वाला क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये दोनों फॉर्मुलास पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, 0.87। डन। यस सर। यस सर।
ठीक। एक और चीज होता है यहाँ पे, ड्रेनेज पाथ रेशियो। ड्रेनेज पाथ रेशियो, इसको नोट करते हैं कैपिटल Z के साथ। ठीक है, ये होता है स्मॉल d अपॉन d। क्या मतलब हुआ, जैसे सॉइल के अंदर कोई डेप्थ है ये Z, और सॉइल का d क्या है, वो डिपेंड करेगा उसकी बाउंड्री कंडीशन पर। उसका बाउंड्री कंडीशन क्या है, लेट्स से कि उसका ऊपर सैंड है नीचे रॉक है, तो इसका d क्या हो गया, H0। अगर डबल ड्रेनेज होता तो d कितना होता, H0/2। तो d आपने लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट वो है, और z आपका क्या है, डेप्थ इन सॉइल। इसे कहते हैं ड्रेनेज पाथ रेशियो। डन। नेक्स्ट देखना, नोट में इसमें तो लिखा रहा हूं क्योंकि इसमें से सबसे ज्यादा चांस है क्वेश्चन बनने के आपके न्यूमेरिकल पोर्शन में से, या थ्योरेटिकल भी पूछ सकते हैं इसके अंदर, मैं बताऊंगा किस तरह से। ठीक है, पहला पॉइंट है नोट का, बहुत बढ़िया से क्वेश्चन बनाएगा वो। ठीक है, बोलेगा कि एक, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, पहले क्वेश्चन की फॉर्म में समझाता हूँ। बोलेगा एक आपका 1D सॉइल था, ठीक है, पहले उसको सेटलमेंट होने में डेल्टा H उसका आ रहा था 90 सेंटीमीटर, और इतना सेटलमेंट होने में इसको लग रहे थे 2.5 साल, 2.5 ईयर्स। अब इसी सॉइल को क्या कर दिया, डबल ड्रेनेज दे दिया, और डबल ड्रेनेज दे दिया। थिकनेस इसका पहले था 90 लेट्स से 5 मीटर, और थिकनेस अभी भी इसका कितना है, 5 मीटर। पहले केस में डेल्टा H 90 आने में 2.5 साल लगे। दूसरे केस में ठीक है, कितना डबल ड्रेनेज दे दिया, तो डेल्टा H कितना आएगा, 1.25 years. 16 साल। Del मल्टीप्लाई बाय 2। क्वेश्चन को समझो। एक सैंपल है, उसका सिंगल ड्रेनेज चल रहा है, 5 मीटर उसका डेप्थ है, उसमें डेल्टा H का वैल्यू आता है 90 सेंटीमीटर, T का वैल्यू आता है 2.5 ईयर्स। उसी सैंपल को देना शुरू कर दिया, लेट्स से 1 ड्रेनेज नहीं होता, उसमें 2 ड्रेनेज होता, तो बताओ 5 मीटर में 2 ड्रेनेज होता है, तो बताओ डेल्टा H का वैल्यू कितना आएगा और कितने टाइम में आएगा, दिस इज द क्वेश्चन। तो पहले हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि डेल्टा H कितना आएगा, बताओ। 45। 2D. देखो मेरे बात सुनो, जो भी अल्टीमेट कंसोलिडेशन होता है, सुनना बात को, जो भी अल्टीमेट कंसोलिडेशन होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ड्रेनेज कंडीशन। उसको फर्क नहीं पड़ता कि सॉइल सिंगल ड्रेनेज में चल रहा है या 2 ड्रेनेज में चल रहा है, उसको नहीं फर्क पड़ता ऊपर सैंड है, रॉक है, नीचे सैंड है, या दोनों साइड सैंड है। वो फर्क किसको पड़ता है, वो टाइम रेट ऑफ कंसोलिडेशन को फर्क पड़ता है कि जल्दी होगा कि लेट होगा। समझ पा रहे हो, अगर दोनों साइड ड्रेनेज होगा तो जल्दी हो जाएगी कंसोलिडेशन, ठीक है, एक साइड होगा तो कम, थोड़ी लेट होगी कंसोलिडेशन, पर होगी उतनी ही जितना डेल्टा H हमने कैलकुलेट करा था फॉर्मूला इसके साथ। क्लियर हो गया पॉइंट। फर्स्ट टाइम। फाइनल कंसोलिडेशन इज इंडिपेंडेंट, दिस इज द पॉइंट। इस तरह का ना गेट में क्वेश्चन पूछा था, काफी साल पहले की बात है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन बनाया, मतलब बंदा देखेगा उसको पैराग्राफ लगेगा, क्वेश्चन नहीं लगेगा वो।
तो परेशान हो जाएगा आदमी, छोड़ ही देगा, क्वेश्चन पढ़ेगा नहीं, इतनी हिम्मत नहीं पड़ेगी। बाकी उसमें कॉन्सेप्ट यही यूज होना था कि डेल्टा एच विल रिमेन सेम। तो इस केस में भी डेल्टा जैसे 90 है, तो यहाँ भी डेल्टा एच कितना आएगा, 90 सेंटीमीटर। बस ये क्वेश्चन था वो, और एक पैराग्राफ दिया था उन्होंने, कम से कम इतना। इंडिपेंडेंट ऑफ ड्रेनेज कंडीशन। तो क्या चीज डिपेंड करता है ड्रेनेज कंडीशन पे? इट इज ओनली द टाइम रेट ऑफ कंसोलिडेशन। It is only the time rate of consolidation which is affected by drainage condition, which is affected by drainage condition. नोट ले लो इसको। डन। तो कभी नहीं भूलेंगे फाइनल कंसोलिडेशन या अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट, ठीक है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फाइनल कंसोलिडेशन, मतलब कि अल्टीमेट कंसोलिडेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ड्रेनेज कंडीशन। ड्रेनेज कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता। ड्रेनेज कंडीशन पे क्या बात डिपेंड करती है? इट्स ओनली द टाइम रेट ऑफ कंसोलिडेशन व्हिच डिपेंड्स अपॉन द ड्रेनेज कंडीशन ऑफ द सॉइल। ठीक है, सेकंड पॉइंट, पहले क्वेश्चन के फॉर्म में समझाता हूँ, फिर पॉइंट समझाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि एक सॉइल है, अभी वन ड्रेनेज में चल रही है, सिंगल ड्रेनेज में चल रही है, उसको कन्वर्ट कर दिया डबल ड्रेनेज में। वन ड्रेनेज में यू 50% ऑब्टेन करने में, वन ड्रेनेज में यू 50% ऑब्टेन करने में उसे लगता है टाइम 2.5 साल। 2.5 साल छोड़ो, 10 साल ले लो, 10 साल लेते हैं। तो टू ड्रेनेज में यू 50 डिग्री ऑब्टेन करने में ही कितना टाइम लगेगा? 5 साल। दिस इज द टाइम ऑफ, दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो कोई भी चीज ऐसे नहीं निकलती, you need to look at the formula again. The formula says the TV is equal to CVT upon D square. ठीक है, तो टाइम तो इसी फॉर्मूले में लिखा हुआ है, T इक्वल टू TV D स्क्वायर अपॉन CV। अब हमने क्या बात करी थी कि जो टीवी होता है वो किसका फंक्शन है? दैट इज अ फंक्शन ऑफ कंसोलिडेशन, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, तो अगर टीवी यू का फंक्शन है तो यू हमने क्या रखा है? दोनों में फिक्स रखा है, यू इज फिक्स्ड। ठीक है, यू इज फिक्स्ड, तो टाइम आपका किसके साथ वेरी करना चाहिए? डी स्क्वायर अपॉन सीवी के साथ। ठीक है, और अगर सॉइल भी फिक्स कर दिया तो सीवी फिक्स हो गया, तो फिर हमारे पास क्या बचा? केवल टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। तो टी 2 अपॉन T1, T2 में D क्या आएगा? दिस इज सेकंड ड्रेनेज, तो इसमें D क्या आएगा? H0/2। इसमें D क्या आएगा? H0, सिंगल ड्रेनेज में। अब पुट करेंगे वैल्यू, H0/2 का स्क्वायर डिवाइड में H0 का स्क्वायर, क्या बच जाएगा? T2 इक्वल टू 1/4 टाइम्स T1। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। मतलब अगर कोई सॉइल डबल ड्रेनेज फेस है, उसको कितना टाइम लगेगा सिंगल ड्रेनेज फेस की सॉइल से? फॉर सेम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन एंड सीवी कितना टाइम लगेगा? 4 गुना कम टाइम लगेगा। माने कि अगर वो 10 साल में ड्रेन कर रही थी सॉइल, ये कितने साल में करेगी? ही 2.5 साल, ये 2.5 सालों में करेगी। बस अब फटाफट क्वेश्चन ढूंढना है कि कहाँ गया कंसोलिडेशन क्वेश्चन। यू 60% है, ये देख लेना कि यू मैच होना चाहिए। अगर यू मैच नहीं होगा तो फिर हमें यू का वैल्यू भी पुट करना पड़ेगा, टीवी का वैल्यू भी पुट करना पड़ेगा उसके अंदर। समझ आ रही है बात? पर क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर्स में इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट करेंगे इसको।
इसको क्वेश्चन तो बनाया था हमने, क्वेश्चन की फॉर्म में हम नोट ना करें, ठीक है, क्वेश्चन में अलग से करा दूंगा। मैं लिखता हूँ लाइन अभी आपके लिए, फिर आप वहां से नोट करना। आदों ने तो नोट कर भी लिया होगा, दैट्स सो फास्ट। आपसे ठीक है, पहले ही। ठीक। फॉर ए पर्टिकुलर degree of consolidation, PV is fixed। उसके बाद आ जाओ नीचे। पहले बताओ बेरिंग कैपेसिटी में कितना पढ़ना है, आप लोगों को पता हो? क्या सर? सर सिलेबस में कुछ मेंशन तो है नहीं। वही तो अरे चला पगला लेंगे है। सिलेबस वाले, शेयर स्ट्रेंथ भी पूरा लेके। मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को शैलो फाउंडेशन पूरा ही करवा दूं, क्योंकि साहब हर जगह बेरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला है, तो लिखा तो बेरिंग कैपेसिटी है सिर्फ। हाँ सर करा दो। पर पढ़ा तो लो, 4 दिन लगेंगे उसको। सर संडे को रखो सुबह तो शाम को फारग लिखा हो। bearing capacity and its method। मैं कोशिश करूंगा आपकी, कल शुरू करेंगे पहले शैलो फाउंडेशन, शेयर बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो शेयर को एज कंपेरेटिवली शैलो कम टाइम लगेगा, तो शैलो पहले पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा मजा आता है। शेयर में लोग बोर हो जाते हैं, शेयर ऐसे ही है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है topic। एक ही फॉर्मूला है सर उसमें याद करने वाला, वो पड़ा। टाउ हाँ कुछ है सर, वो याद भूल गया है। नहीं पढ़ाऊंगा तो फिर सारा ही पढ़ाऊंगा मैं, जितना आपके लिए काम का होगा। अभी देखो कंसोलिडेशन को अगर पूरा ऐसे बनाना हो डीप के अंदर, डीप में लेके चल रहा हूँ, तो फिर 4-5 दिन चाहिए कंसोलिडेशन को, भी 4-4 5-5 घंटे के लेक्चर। तो ये तो अभी हम कोशिश करते हैं कि कितना रिड्यूस कर पाए, और इतना भी रिड्यूस ना हो जाए कि आप लोगों को नुकसान हो जाए पेपर में, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसमें आपको जितना दिया गया है दैट इज वेरी सफिशिएंट फॉर जेईई एग्जामिनेशन, इनफैक्ट फॉर एई इतना सफिशिएंट, ठीक है। हाँ, यूपीएससी लेवल पे कोई तैयारी कर रहा है, पहली बात तो ना यूट्यूब की वीडियोस को मत देखा करो। अब लोग क्या करते हैं, यूट्यूब की वीडियो भी देखते रहते हैं, उसमें उनके पास टाइम होता है, वो पता नहीं क्या क्या पढ़ाते रहेंगे, उन्होंने टाइम फ्रेम में तो नहीं करना है, ठीक है। तो वो दिखाना भी होता है कि हमें ज्यादा आता है, तो रोज किताब उठा लेते हैं कोई ना कोई। इस बात को समझो ना आप लोग, कि हमें किसी को दिखाना नहीं है, आप लोगों को पेपर क्लियर कराना है सिर्फ। सही सर बात अर्थ है सर, प्रेशर भी पढ़ेंगे। हाँ, अर्थ प्रेशर अर्थ प्रेशर सिलेबस में मेंशन ही नहीं है, अगर मैं अर्थ प्रेशर कराऊंगा तो 2 लेक्चर उसके लिए लगा लो फिर। अगर सिलेबस में अर्थ प्रेशर मेंशन नहीं है, सर पहले फिर तो सिलेबस को वही कंप्लीट कवर करेंगे, फिर बाकी करेंगे। बाकी जिसके पास सर वो बाद में देखेंगे किसने ज्यादा मेरी बात पढ़ना है। सुनो, मेरी बात सुनो, पेपर आपका डिले हो जाएगा, अगर डिले हो गया फिर अर्थ प्रेशर करा दूंगा मैं आपको, टेंशन मत लो आप। डिले होगा सर, ये गारंटी है, लेकिन होगा पता नहीं कितना। वही मैं कह रहा हूँ ना, जो आपको लगेगा ना कि सर हमने बाद में करना है, वो बाद में करा दूंगा मैं आपको, पर अभी ना पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्योंकि फिर ऐसे जो चीज दी नहीं है बाद में क्वेश्चन नहीं आएगा उसमें से, फिर फंस जाओगे आप लोग। सही बात है, पहले जो जरूरी है पहले वो करते हैं, पहले ऐसे तो अर्थ बीमारी का प्रेशर इलाज। भी, हाँ बिल्कुल, ऐसे तो अर्थ प्रेशर भी इंपॉर्टेंट होता है, पर सिलेबस में मेंशन नहीं है। और सॉइल भी तो 10 नंबर की दी है, सॉइल जस्टिफाइड इन 10 नंबर, आप लोग पर सीपीएम को 15 नंबर दे रहे हो, सॉइल को 10 नंबर दे रहे हो, ये क्या है? तो रेलवे को 10 है, उसके साथ रेलवे को साइड भी में 10 है सर, रेलवे ये को 10 है, आएगा नहीं आएगा ऐसे, लेकिन आएगा नहीं सॉरी ऐसा, हो नहीं सकता है। आएगा सर, रेलवे सर कहाँ क्या 10 नंबर का गाइड गाइड फॉलो चालू कर है। रहे हैं अच्छे से, मैं भी आ जाए। अच्छा, आप लोगों नहीं की नहीं तैयारी आज कैसे से चल रही है? गड़बड़ हो। मंडे को टेस्ट है ना आप लोगों का? यस सर। अच्छे से तैयारी करना, मैंने सोम का रिजल्ट आप लोगों को जानबूझ के दिखाया, उसमें 45 टॉपर है 80 में से, वो ऐसे ही नहीं 45 टॉपर। पेपर का लेवल अच्छा थोड़ा, ठीक है, तो कोशिश करना 45 बीट करना है आपने। लेकिन शोएब के तो 65 थे उसमें, शायद 63 के 65। वो पहले वाले पेपर में,
अच्छा, ठीक। क्लास में हमने 2 टेस्ट लिए ना बड़े बड़े सोम के आफ्टर कंप्लीशन। अच्छा, एक टेस्ट उनको जो एक्सटर्नल टेस्ट सीरीज वाले बच्चों के साथ भी कराया था, एक टेस्ट उनका था, एक टेस्ट उनको एक्सटर्नल टेस्ट सीरीज वाले बच्चों के साथ भी कराया था। शोएब ने एक ही दिया है। अभी कल टेस्ट हुआ है तो उसका भी रिजल्ट शेयर कर दूंगा। हाईवे कल टेस्ट का रिजल्ट आया है, रिजल्ट बनाया हम लोगों ने, वो भी मैं दिखा दूंगा आप लोगों को कि किसका बना है। ये टेस्ट बना है आपका हाईवे का। हाईवे में 80 क्वेश्चन डाले थे हमने और हाईवे में 55 टॉपर है 70 में से। हाईवे 70 नंबर का था। चलो ठीक है। ये बेसिकली हाईवे नहीं, रेलवे का पेपर है। रेलवे के 70 क्वेश्चन बनाना बहुत बड़ी बात है। क्वेश्चन ही नहीं बनते हैं रेलवे के इतने। वही सर, रेलवे कहाँ इतने क्वेश्चन बनते हैं। तो 70 क्वेश्चन बनाते बनाते हमारी हालत खराब हो गई थी रेलवे के। और ऐसे भी क्वेश्चन डाल देने जो बच्चों को लगे कि यहाँ से उठा के डाल दी, वो बड़ा एक प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, शेयर कर दिया आपके ग्रुप में, आप लोग बाद में देख लेना रिजल्ट को। ये मैं शेयर इसलिए करता हूँ ताकि आपको थोड़ा कॉम्पिटिटिव फील आए कि यार लोग तैयारी कर रहे हैं, हमको भी पढ़ना है, कम से कम इतना नंबर तो हमें लेना ही लेना है। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, सोम अच्छे से परफॉर्म करना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। थोड़ा सा वेरिएशन ऑफ सीवी पढ़ लेते हैं। वेरिएशन ऑफ सीवी पर भी क्वेश्चन बनता है। सीवी का फॉर्मूला देख लो, K इक्वल टू K अपॉन एमबी गामा डब्ल्यू। अच्छा, एक बात मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाई थी जब लिक्विड लिमिट डिस्कस किया था। अगर किसी सॉइल का लिक्विड लिमिट ज्यादा, अगर एक सॉइल का लिक्विड लिमिट ज्यादा है तो क्या उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है कि कम होती है? ये देखो क्वेश्चन पूछ लिया आपसे एग्जाम में। ज्यादा कम देखो हो, कम ज्यादा वाला गुण है ये। कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है। फैट क्ले याद करो, यस कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा। ठीक है, और किसी सॉइल का लिक्विड लिमिट कब ज्यादा होता है? जब उसका आईपी ज्यादा होता है। समझ आ रही है? ये बात साइड पर है, दो वेरिएशंस पढ़नी है लिक्विड लिमिट और आईपी की दोनों के साथ। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा तो मतलब उसका कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा, मतलब उसका कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी भी ज्यादा। ये भी क्या दिखाता है हमें? कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। अगर कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा तो मतलब एमवी भी ज्यादा, क्योंकि एमवी क्या है? एवी अपॉन 1 प्लस ई नॉट। अगर एवी ज्यादा होगा तो एमवी भी ज्यादा होगा। यस ठीक है, तो देखो यहाँ पे एमवी के साथ क्या रिलेशन है सीवी का? CV is indirectly proportional to MV। ठीक है, पर MV is directly proportional to liquid limit। तो पहला वेरिएशन आ गया, CV is indirectly proportional to liquid limit, और दूसरा रिलेशन आ गया CV is indirectly proportional to IP। समझ आ गया? नोट करें। सर ये पिछली बार हमें था अर्थ प्रेशर पहले सिलेबस में। मैंने पिछली बार वाला सिलेबस में कोई याद नहीं है, मैंने देखा ही नहीं सिलेबस को, पर इस सिलेबस में नहीं है। और सिलेबस चेंज हुआ है ना पिछली बार और अब वाला, तब थोड़े क्वेश्चन चेंजेस हैं। आया था। मैं वही कह रहा हूँ, थोड़ी सी चेंजेस हुई हैं सिलेबस में। चेक कर लेना, पिछले वाला सिलेबस देख लो एक बार। ठीक ठीक है, पीछे वाला एक बार सिलेबस देख लेना। कुछ हाँ सिलेबस में कुछ चेंजेस हैं ये मुझे पता है, बट पिछली बार था कि नहीं था वो मुझे पता नहीं। डन। जी सर। ठीक है, तो ये दो वेरिएशंस आपकी हैं सीवी की। एक मिनट वेट कर। थर्ड वेरिएशन आप लोग एक ग्राफ याद कर लो सीवी और इफेक्टिव स्ट्रेस का। अब बताओ सीवी और इफेक्टिव स्ट्रेस का वेरिएशन कुछ आपका इस तरह से। ये याद कर लो, ये बेसिकली क्या है? ऑब्टेन होता है सेम ओडोमीटर टेस्ट से। ठीक है, वहां हम सीवी निकाल सकते हैं, ओडोमीटर टेस्ट में इफेक्टिव स्ट्रेस के साथ प्लॉट करेंगे तो हमें इस तरह का कर्व मिलता है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक इज
determination of coefficient of consolidation. ठीक है, दो मेथड यहाँ पे यूज होते हैं, टू मेथड्स आर यूज्ड। नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस मेथड के, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो मेथड है इससे हम क्या निकालते हैं। क्वेश्चन दिखा दूंगा अभी आपको थोड़ी देर में। Second is logarithm of time fitting method, and second is Taylor's method, यहाँ से कहते हैं square root of time fitting method। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेगा कि टेलर मेथड से क्या निकालते हैं, अलग अलग कोफिशिएंट्स देगा तो सीवी का वैल्यू कैलकुलेट होता है, या स्क्वायर रूट मेथड से सीवी का वैल्यू कैलकुलेट होता है, या कैसेग्रेंडे लॉगरिथम ऑफ टाइम फिटिंग मेथड से सीवी का वैल्यू कैलकुलेट होता है। ठीक, बेसिकली क्या है, ओडियोमीटर टेस्ट में ही हम लोग निकाल रहे हैं, बट उधर के लिए कुछ कर्व फिटिंग टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं, जो प्लॉटिंग करते हैं ना हम कर्व की, उसमें कर्व फिटिंग टेक्निक्स यूज होती हैं। तो देखो उसका नाम ही फिटिंग मेथड्स, दीज आर कर्व फिटिंग टेक्निक्स। ठीक, पहले मेथड के अंदर लॉगरिथम ऑफ टाइम फिटिंग मेथड के अंदर हम लोग कैलकुलेट करते हैं टाइम फॉर 50% कंसोलिडेशन इज नोटेड, 50% कंसोलिडेशन इज नोटेड। तो ये एक फैक्ट आपने यहाँ पे याद रख लेना है कि लॉगरिथम टाइम फिटिंग मेथड के अंदर आप कितनी कंसोलिडेशन के लिए देखते हो, 50% के लिए टाइम नोट करते हो, तो फिर वहां से सीवी निकलेगा। सीवी का रिलेशन है CV is equal to TV 50 into D square upon T50, है ना ये फॉर्मूला, TV equal to CVT upon D square। तो CV निकाल लिया हमने, इस तरह से हमने 50 नोट किया, टाइम फॉर 50% कंसोलिडेशन लॉगरिथम के अंदर। और दूसरा मेथड आपका है टेलर्स मेथड। तो टेलर्स मेथड के अंदर याद रखना है हमने T90 नोट करना है, टाइम फॉर 90% कंसोलिडेशन इज नोटेड। ठीक है, तो सीवी का फॉर्मूला क्या बनेगा, TV90 D स्क्वायर अपॉन T90। तो थोड़ा ऊपर करना है। डन, नीचे और नीचे इसको नीचे करो, ऐसे ऊपर बस बस सर बस। हो गया। और देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन पूछ रखा है रूट टाइम मेथड इज यूज्ड फॉर, ऑप्शन ए टाइम फैक्टर, ऑप्शन बी CV, ऑप्शन सी AB, ऑप्शन डी MB। तो बताओ आंसर क्या होगा। CV। टाइम फैक्टर। आंसर इज योर C, आंसर इज CV।
mathematical type again. Which of the following are the reasons for pre-consolidation? कल पढ़ाया था अभी आपको, for pre-consolidation of clay layer. क्ले लेयर की प्री-कंसोलिडेशन के लिए कौन सा रीजन है? फर्स्ट इज और अरे जो desiccation of upper layers. Second is a rising of water table. Third is a removal of construction loads. And fourth is withdrawal of a glacier. बता दो क्या होगा, कौन कौन सा रीजन होगा, कौन सा नहीं होगा? यार डेसिकेशन ऑफ अपर लेयर्स कल कराया था ना, ऊपर वाली सॉइल सूख जाती है, ठीक है, पोर वाटर प्रेशर तो वही उतना ही रहता है। रिमूवल ऑफ कंस्ट्रक्शन। हाँ, कंस्ट्रक्शन लोड रिमूव करेंगे तो भी रेसिक होगा। सारे यार ग्लेशियर पिघल कर निकल गया अपनी जगह, तो हाँ। उससे भी तो होगा। चारों आंसर हैं, 4 चारों के चारों सही। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ जरा क्या आंसर होगा? और कौन सा? फोर कंसोलिडेटेड। ये वाला क्या 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 बोला? consolidated। अरे क्या कर रहे हो यार? ओवर में लॉस देखना चाहिए स्ट्रेंथ का। अंडर या फिर नॉर्मल? अंडर इज द आंसर। क्या कर रहे हो? ओवर कहां से आ गया? ओवर ने तो पहले ही अच्छे से स्ट्रेस ले रखा है। बताओ दूसरे क्वेश्चन का आंसर। ये तो बहुत आसान है, 10 बार बोल भी दिया क्लास में। कंसोलिडेशन टेस्टिंग के अंदर मैंने कहा था सीवी निकालते हैं पर कर्व फिटिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं। 2 कर्व फिटिंग टेक्निक्स आ गई, एक कैसेग्रेंडिस लॉगरिथम और दूसरा टेलर्स मेथड। ठीक है, तो आंसर क्या होना यहाँ पर? कर्व फिटिंग मेथड है, आंसर इज योर सीवी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा है, अगर आपको याद हो, बोलता है कि यू है 50%, बताओ टीवी का क्या वैल्यू है?
तो टीवी का वैल्यू निकाल भी सकते हो, याद भी करा दिया है 0.196 अप्रोक्सीमेटली 0.2 0.2 इस ऑप्शन में था, 0.196 ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉटम बोल रहा है सैचुरेटेड क्ले लेयर है अंडरगोइंग कंसोलिडेशन विद सिंगल ड्रेनेज कंडीशन है एट इट्स टॉप। तो पोर वाटर प्रेशर कहाँ पे ज्यादा होगा? देखा पीजोमीटर बता के समझाया था अभी आपको, कहाँ गया पीजोमीटर? ये देखो कहाँ बनाया था, ये देखो इसका ज्यादा है क्योंकि सबसे दूर है ये। बॉटम में। यस सर, बॉटम बॉटम इज द आंसर। यस। क्वेश्चन देखना, a double draining clay layer 6 meter thick settles by 30 mm in 3 years under the influence of sand having negligible thickness under the influence of certain loads. Its final consolidation settlement has been estimated to be 120 mm. If a thin layer of sand having negligible thickness is introduced at a depth of 1.5 meter below the top surface, the final consolidation settlement of clay layer
will be option A 30 mm, option B 90 mm, option C 60 mm, option D 120 mm. What was that? 120 mm. बाकी सब लोग कितना आया? सेम ही रहेगा क्या? बिल्कुल, ये वही क्वेश्चन है जिसकी मैं बात कर रहा था। यस ठीक है, उसने कहा फाइनल कंसोलिडेशन सेटलमेंट कितना होना है? 120 mm। कह रहा है कि थिकनेस ऑफ लेयर डाल दिया, डेप्थ इतनी पर बिलो द टॉप सरफेस ऑफ फाइन, तो फाइनल कंसोलिडेशन फिर कितना होगा? देखो, सैंड की लेयर डालने से क्या होगा? ड्रेनेज फेस बढ़ेगा, ठीक है, बट ड्रेनेज कंडीशन के चेंज होने से किस पे फर्क पड़ता है? टाइम रेट ऑफ कंसोलिडेशन पे, ना कि अल्टीमेट सेटलमेंट पे। तो आंसर वुड बी 120। ठीक है, तो जो इसको सॉल्व करेगा वो उसी को सॉल्व करेगा एग्जाम में। फिर समझ पा रहे हो? ठीक है, आंसर इज 120 mm। कहने का मतलब कि कोई ज्यादा दिमाग लगा के वो टीवी शीवी निकालना शुरू कर देगा तो फंस जाएगा इस क्वेश्चन में, जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं उसके पास हो। डन। जैसे इसने बात की ना यहाँ पर कि आपका सेट ले का लेयर था, तो किसमें चल रहा था? डबल ड्रेनेज में ऑलरेडी चल रहा है, ऑलरेडी डबल ड्रेनेज में चल रहा है। फिर ये क्या किया? सैंड का लेयर कर दिया, बीच में डाल दिया, इसमें भी ड्रेनेज हो जाएगा। तो टाइम पे फर्क पड़ना चाहिए। अब जल्दी हो जाएगा, उससे पहले से भी जल्दी हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप लोग क्या कह रहा हूँ मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर पहले से ही डबल ड्रेनिंग सॉइल था, क्ले लेयर था, वो 30 mm सेटल होता है 3 सालों में। ठीक, final consolidation has been estimated 120 mm if a thin layer of sand having negligible thickness is introduced at the depth of 1 the top surface the final consolidation estimate होता है। सब फाइनली पूछा ना, बट मैं से पूछ रहा हूँ कि अब पानी को पहले क्या था, अब यहाँ वाला पानी भी यहाँ चलने लग जाएगा, उसके लिए जी आपका ये हो गया। ठीक, पहले यहाँ वाले पानी को कहाँ जाना पड़ता था? इधर बाहर। ठीक, तो इसमें इससे होगा क्या? ये जो हमने नेग्लिजिबल थिकनेस का सैंड डाला है, तो इससे क्या ड्रेनेज कंडीशन आपने और बेहतर की है पहले से, तो आपका यस जो टाइम लग रहा था वो और कम लगेगा। ये मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, टाइम और ज्यादा कम लगेगा। ठीक है, इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, कंसोलिडेशन।
तो आई थिंक हम लोग कल शुरू करेंगे आपका शैलो फाउंडेशन। ठीक है, किसी भी दिन मैं शाम को क्लास ले सकता हूँ। अभी क्या है कि शाम को टाइम नहीं मिल रहा थोड़ा, तो शाम को अगर मैंने क्लास दी, अगर लेट्स से अगर आज ही क्लास दी, अगर आई एम नॉट श्योर, तो तैयार हो ना आप लोग? शाम को ही पढ़ लोगे, सुबह पढ़ लोगे थोड़े दिनों के लिए? जी सर, किसी जी भी सर। टाइम अगर मैं Yes, किसी भी sir, टाइम अगर जो मैं कहूंगा, सही होगा। एनी टाइम अगर पॉसिबल anytime. हो तो 24/7 टाइम। सर कल क्या क्या दिन में 3 बजे भी लिंक आई थी क्लास लग क्लास की। हाँ वो गलती से हो गया होगा। किसने ली क्लास आपकी 3 बजे? सर वीक उसमें आया था, फिर मैंने उसको ज्वाइन भी किया, वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। नोटिफिकेशन आया था फिर आप पे। वो गलती से हुआ, गलती से हुआ होगा वो। ठीक है, और सर अगर आई टाइम मीन मिलेगा ना, आप 2 टाइम क्लास ले लो, कोई इशू नहीं। सुबह 10 बजे तक और वही शाम को वही मैं कह रहा हूँ। शाम प्रॉब्लम को पता 5 क्या है, बजे के बाद जब मर्जी सर। फैकल्टी मेंबर 2 ही है ना, तो मैं बैच मतलब 3 है। बता रहा हूँ सर, हाँ, अगर तो पॉसिबल हुआ तो। पॉसिबल वही कह रहा हूँ, अगर हमारे एंड से कोई भी पॉसिबिलिटी निकल करके आती है तो हम उसको जरूर एक्सप्लोर करेंगे। बस ये है कि आप लोग आगे रेडी होने चाहिए उस टाइम पर, बस सर क्योंकि सुबह ऐसे 10 थोड़ा सा टाइम पहले मतलब सर मैसेज कर रहा हूँ तो ताकि हम मतलब जो हाँ ठीक है करते हैं ठीक है तो ठीक है। अगर मैंने वही ना, अभी मॉर्निंग का शेड्यूल कर रहे हैं फिलहाल, तो शाम को जिस दिन भी मुझे टाइम लगेगा तो मैं अपनी क्लास ले लूंगा। हो सकता है आज बस ही ले सर लूं, अभी मैं सुबह कंफर्म नहीं है। सुबह 10 सर बजे आप से लेके ग्रुप 5 में बजे बता तक। देना सर। मैं बता दूंगा ग्रुप में, पहले बता दूंगा, 1 घंटा पहले ही बता दूंगा। ठीक है, यस सर। जी सर, हाँ वो ठीक। चलो ठीक है फिर ओके अभी के लिए। ओके, ओके सर। सर ये वीडियो डाल देना। हाँ इसको Sorry. टाइम लगेगा थोड़ा सा अभी, फिर डाल देते हैं इसको। ओके सर, थैंक यू।